क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। शिक्षा नेशन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, यूनिट 5, क्लास 11th, एनसीईआरटी बायोलॉजी, नीट एंट्रेंस एग्जाम। इसमें एक इंपॉर्टेंट चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसमें हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस सेक्शन। और जिस सब सेक्शन की इस वीडियो में बात करेंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑलरेडी देख चुके हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, आज हम देखने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और हमेशा की तरह एक बार देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ये कहां पर मेंशन। 14.4 पॉइंट ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत आसान है। उम्मीद है आपने जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है वो वाला वीडियो जरूर देखा होगा। और वहीं से मैं आपको यहाँ पर कोरिलेट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमने ऑक्सीजन में ये देखा था कि जो प्राइमरी फैक्टर है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए वो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का। अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होगा तो बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन को, और कम होगा तो हीमोग्लोबिन उसे अनलोड करेगा। यहां पर हम क्या देखेंगे, ये जो बाइंडिंग है ये बाइंडिंग इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहली चीज तो ये समझिए, हीमोग्लोबिन में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन में ट्रांसफर होगा, हीमोग्लोबिन के साथ ट्रांसफर होगा, उसमें उधर ऑक्सीजन, इधर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन के टाइम पर हमने ये कहा था कि प्राइमरी चीज तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसको अफेक्ट करेगा। यहां पर उल्टा होगा। हम ये कह रहे हैं कि यहां पर PO2 एक मेजर फैक्टर है जो इस बाइंडिंग को अफेक्ट करेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन में हमने ये कहा था कि एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, PCO2 कम है और टेम्परेचर कम है और H+ आयन की कंसंट्रेशन कम है, तो ऑक्सीजन बाइंड करेगी। टिश्यू में हमने उस टाइम पर यह कहा था कि वहां पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है, PCO2 ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है या पीएच कम है, तो वहां ऑक्सीजन अनलोड होगी। कुछ सिमिलर बात हम ये कह रहे हैं कि जब PCO2 हाई है और PO2 लो है, ये कहां पर होगा बेटे? टिश्यूज पर। तो यहां पर बाइंडिंग होगी कार्बन डाइऑक्साइड की। आप चाहते हैं कि टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को उठाए हीमोग्लोबिन, क्योंकि टिश्यू वो जगह है जहां मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वहां पे सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, वहां उसका हाईएस्ट पार्शियल प्रेशर है, उसे वहां से रिमूव करना जरूरी है। बिल्कुल क्लियर बात समझ में आ गई। और जहां पर PCO2 लो है और PO2 हाई है, जैसे एल्वियोलाई में, वहां पर डिसोसिएशन होगा इस कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। अभी मैं बताता हूं इसका मतलब क्या है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? पहले तो ये बिल्कुल कंट्रास्टिंग चीज समझ में आ गई और एकदम आपको एवरीथिंग इज नाउ फॉलिंग इन प्लेस। दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और ये सिंपल कंसेप्ट हमें समझ में आ गया। अब देखिए, हीमोग्लोबिन को जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करती है तो HbCO2 इस मॉलिक्यूल को कार्बामीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। पहले ध्यान से समझिए, इसको हम कार्बामीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं, इसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं कहेंगे। इसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं कहेंगे। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन HbCO, कार्बन मोनोऑक्साइड जब पिक करेगा हीमोग्लोबिन तब उसे कार्बोक्स हीमोग्लोबिन कहेंगे। ऑक्सीजन जब पिक कर रहा था तो उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड एक ही साइड के लिए कंपीट करते हैं। वो जो कोऑर्डिनेशन वैलेंसी मैंने आपको फेरस आयरन की बताई थी, उसी के लिए कंपीट करते हैं। और क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी है वो 200 से 250 गुना ज्यादा है, वो कम पार्शियल प्रेशर पर भी बाइंड कर देगी और एक्सक्लूड करेगी ऑक्सीजन को कि वो बाइंड ना कर पाए हीमोग्लोबिन को। और ऑक्सीजन अगर हीमोग्लोबिन को बाइंड नहीं कर पाएगी तो डिलीवर कैसे होगी? टिश्यूज पर, और इसीलिए टिश्यू पर हाइपोक्सिया हो जाएगा, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। और इसीलिए कहा जाता है कि बंद कमरे में अंगीठी जला करके सोना नहीं चाहिए। वो वाला क्वेश्चन मैंने आपको यहां समझा दिया। अब हमें ये समझ में आ गया कि ये शब्द है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड उस जगह बाइंड नहीं करती है जहां पर ऑक्सीजन बाइंड करती है। दोनों एक ही साइड के लिए कंपीट नहीं कर रहे हैं। ये किसी अमीनो एसिड के अमीन ग्रुप पर बाइंड करती है। आप हायर क्लासेस में हो सकता है कि किसी टाइम पर दोनों चीजें भी बाइंड करी हुई हो, लेकिन उस तरह के अब आप निटिग्रिटीज में मत जाइए। मेन मुद्दे की बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सेम साइट के लिए कंपीट नहीं करती। ये जो मॉलिक्यूल है ये कार्बामीनो हीमोग्लोबिन है, कार्बोक्सी नहीं है। और ये करीब 23%, आपकी एनसीईआरटी कह रही है 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये मेजर तरीका नहीं है। मेजर तरीका अगर आप देखें तो ऑक्सीजन का जो मेजर तरीका था, 97% वॉज HbO2 और 3% वो डिजोल्व जाती थी प्लाज्मा में, दिस वॉज ऑक्सीजन। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो करीब 23%, अगर मैं इसका एवरेज ले लूं 23%, इट इज एज HbCO2
and around 70% it is basically as bicarbonate आयन, जिसको हम अभी देखेंगे, और केवल 7% के करीब ये प्लाज्मा में क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर रूट ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, तो आप कहेंगे इट इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयन, करीब कितना, 70%। सो ये बात समझ में आ गई। अब हम यहां पर देखेंगे कि ये 70% ये किस तरह से ट्रांसपोर्ट है, ऊपर वाला पार्ट हमें अच्छे से समझ में आ। अब आप देखिए, तो यहां पर मैं एक डायग्राम बनाता हूं। ये एक सेल है, लेट अस से दिस इज अ सेल। ये वो सेल है जिसमें जिसमें हम ये कह रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। ये वीनस साइड ऑफ कैपिलरी है, और इसमें ये आरबीसी, इसमें ये आरबीसी है। अब हमने ये कहा कि यहां पर बेटे देखिए ध्यान से, यहां पर यहाँ पर लेट मी टेक दिस कलर, लेट अस से दिस कलर। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर के इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आई, यहाँ से प्लाज्मा में चली गई, यहाँ से प्लाज्मा में चली गई। यहाँ पर 7% डिसॉल्व हो गई प्लाज्मा में, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर आ गई, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर आ गई। और यहां पर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं कि वो HbCO2 बन जाएगा, जिसे हमने कहा कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, ये आपको पता है। तो बाकी कार्बन डाइऑक्साइड बच गई, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी वाटर से, एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, इसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, और फ्रीली रिवर्सिबल रिएक्शन से H2CO3 बनेगा। ली शेटलियर प्रिंसिपल याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी वेरी फ्रीली रिवर्सिबल रिएक्शन। और यहाँ पर जो फ्री एनर्जी चेंज है, वो जो डेल्टा जी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं है। ये रिएक्शन बहुत आसानी से रिवर्सिबल है, और दोनों डायरेक्शंस को कार्बोनिक एनहाइड्रेस ही रिवर्स करता है। और यहाँ पर ये जो H2CO3 है, ये डिसोसिएट होगा H प्लस में और HCO3 माइनस में। तो अगर आप देखें तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इस बाइकार्बोनेट आयन के अंदर लोकेटेड है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, हम देख रहे हैं कि कैसे बाइकार्बोनेट आयन के तौर पे हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है, और इस बाइकार्बोनेट को यहां से हटाना बहुत जरूरी है। अभी मैंने जिक्र किया था ली शेटलियर प्रिंसिपल का। ली शेटलियर प्रिंसिपल में हम ये देखते हैं कि अगर एक फ्रीली रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो डायरेक्शन क्या होगी नेट किसी रिएक्शन की, वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि किधर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से ज्यादा है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन रहेगा, लेकिन अगर ये इकट्ठा हो गया और इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, तो ये वापस चलना शुरू। आप ये नहीं चाहेंगे कि टिश्यू पर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए, इसीलिए आपको कुछ ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि किसी भी तरह से यहां पर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा ज्यादा बढ़ ना पाए। इसीलिए आप क्या करेंगे कि यहां पर इस बाइकार्बोनेट को बाहर प्लाज्मा में भेज देंगे। ये वो बाइकार्बोनेट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड है, जो हमें रिमूव करनी है। क्योंकि आपने एक एनायन को बाहर भेजा है, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, और इसीलिए आपको एक एनायन इसके कंपनसेटरी अंदर लाना पड़ेगा, और वो एनायन क्लोराइड है। इसको हैम्बर्गर फिनोमिना या क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको दो क्वेश्चन समझ में आते हैं, एक तो बाइकार्बोनेट बाहर क्यों भेजा, और दूसरा क्लोराइड अंदर क्यों लाए। अब जब क्लोराइड अंदर आ जाएगा तो HCl बन सकता है। देख रहे हैं आप, ये H है, ये Cl माइनस है, बहुत ज्यादा डिसोसिएटिंग एसिड है, बहुत ज्यादा pH को चेंज कर सकता है। इसीलिए इस H प्लस को Hb हीमोग्लोबिन क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, और हीमोग्लोबिनिक एसिड बनता है, और इसके साथ में जुड़ जाते हैं पोटाशियम आयंस, और KCl बनता है। जस्ट टू गिव यू एन वेरी 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 ओवरव्यू ऑफ द थिंग्स। तो देखिए टिश्यू पर हो क्या रहा है। टिश्यू पर कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ये कार्बन डाइऑक्साइड इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आई, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से प्लाज्मा में गई, 7% डिसॉल्व हो गया, बाकी कहाँ गया, आरबीसी में 23%, 20 से 25% कार्बामीनो हीमोग्लोबिन की तरह। बाकी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इसकी प्रेजेंस में H2CO3 बना, डिसोसिएट हुआ H प्लस और HCO3 माइनस में।
ताकि ये डायरेक्शन फॉरवर्ड रहे। HCO3 को बाहर भेज दिया और उसकी जगह एच ये क्लोराइड आयन को अंदर लेकर के आए और हीमोग्लोबिन ने यहाँ बफर का काम किया और पीएच को चेंज नहीं होने दिया। और ये वो कार्बन डाइऑक्साइड है बाइकार्बोनेट की तरह जो लंग्स पे जाएगी। यहां से ये ब्लड टिश्यू से इस कार्बन डाइऑक्साइड को यहां पर HbCO2 थोड़ा सा डिसॉल्व और बाकी बाइकार्बोनेट 70%, 20 से 25%, 7% के करीब ये कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से बेटे ट्रांसफर हो रही है। कहां पर? लंग्स में। लंग्स में गड़बड़ है। लंग्स में हुआ ये है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो अगर ऑक्सीजन का बेटे पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो आप एक बात बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि यहां पर जो ऑक्सीजन अगर उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो वो बाइंड करने की कोशिश करेगी किसको? वो बाइंड करने की कोशिश करेगी किसको बेटे? हीमोग्लोबिन को। तो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। दिस दिस एरो एक्चुअली शुड बी हियर। ये एरो इधर होना चाहिए। हमने ये कहा कि जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा तो वो इस हीमोग्लोबिन को बाइंड करने की कोशिश करेगी। और जब ऑक्सीजन बाइंड करती है हीमोग्लोबिन को तो हीमोग्लोबिन एक स्ट्रॉन्गर एसिड बन जाता है और एसिड प्रोटॉन डोनर होता है। एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर। ध्यान से समझिएगा बेटे, एसिड क्या डोनेट करता है? प्रोटॉन। तो जिस टाइम पर ऑक्सीजन बाइंड कर रही है, HbO2 बन रहा है, तो ये H प्लस रिलीज हो जाएगा। दिमाग लगाइएगा, ये H प्लस रिलीज हो जाएगा। लंग्स में KCl को दोबारा डिसोसिएट करेंगे, क्लोराइड को बाहर भेज दिया जाएगा जहां से लाए थे और वापस क्या ले आएंगे लंग्स में अंदर? क्या ले आएंगे बेटे उस जगह पर? ब्लड में आरबीसी के अंदर बाइकार्बोनेट। तो अब बाइकार्बोनेट में ये H प्लस यहां से रिलीज हुआ। हम बाइकार्बोनेट को अंदर ले आए, इन दोनों से जुड़ करके बनेगा H2CO3 और ये H2CO3 डिसोसिएट होगा H2O और CO2 में, क्योंकि अब इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और ये रिएक्शन बैकवर्ड चलेगा। मैंने आपको बताया कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस का ली शेटलियर प्रिंसिपल याद रखिए। अब क्योंकि यहां पर H2CO3 की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये रिएक्शन बैक जाएगा और ये क्या लिबरेट हो गई बेटे? CO2। इसको एक्सेल कर दिया जाएगा और इस तरह से हम ये देखेंगे कि हायर पार्शियल प्रेशर अगर हो जाए तो ब्लड से CO2 क्या होती है बेटे? रिमूव होती है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज हैपनिंग एट द लंग्स। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए जैसा टिश्यू पे हुआ है तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन अनलोड होती है। तो टिश्यू पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, उसकी वजह से ऑक्सीजन अनलोड होती है। लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा और ब्लड से CO2 डिस्प्लेस होती है और CO2 को बाहर फेंक दिया जाता है। टिश्यू पर इसे बोर इफेक्ट कहते हैं और लंग्स पे इसे हाल्डेन इफेक्ट कहते हैं। लेकिन आप अपनी एनसीईआरटी को अब अच्छे से समझ लीजिए कि यहां पर हमारी एनसीईआरटी जब ये क्या कह रही है कि देखिए बेटे, RBC contain very high concentration of the enzyme. RBC contain very high concentration of enzyme which is carbonic anhydrase। और उसने ये कहा कि देखिए दोनों डायरेक्शन, both directions same enzyme and think of what I said, ली शेटलियर प्रिंसिपल। किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी? टिश्यू पे इसकी ज्यादा है, इस तरफ चलेगा। इसीलिए आपने इसके एक प्रोडक्ट को हटा दिया था ताकि हमेशा ये आगे चले। अब हम क्या कह रहे हैं? इसीलिए आपने इसको क्या किया था बेटे? बाहर भेज दिया था। लेकिन लंग्स पर हम ये कह रहे हैं अब CO2 नहीं आ रही। ये रिएक्शन कहां चलेगा? उल्टा। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। देखिए टिश्यू साइट पर जहां पर पार्शियल प्रेशर CO2 की हाई है, क्योंकि वहां मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कैटाबॉलिज्म, तो CO2 डिफ्यूज करती है ब्लड में, जो मैंने डायग्राम बनाया। तो ये वाला डायग्राम अगर आप देखें तो वो CO2 यहां से इंटरस्टिशियल प्लेस, यहां से बेटे प्लाज्मा में चली गई और वहां से फिर वो कहां पहुंची बेटे? आरबीसी में। और वहां पर HCO3 और H प्लस आयन बना, जो कि मैं यहां पर बात कर रहा हूं। ये HCO3 और H प्लस आयन बना। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। एल्वियोलर साइड पर हमने कहा कि PCO2 लो है और ये रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, जिसकी वजह से CO2 और H2O बनेगा। ये मैं आपको यहां पर बताया है, ये यहां पर बनेगा और इसकी वजह से CO2 डिस्प्लेस होगी। 100 ml ब्लड ने 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर करी थी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में टिश्यूज में और 4 ml डिलीवर करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एट द लंग्स। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर what is happening during the transport of oxygen and carbon dioxide in the human blood. I hope that you have understood each and every line of your NCRT. I will strongly recommend that immediately after the video, please read it yourself and then see the video again. And if you have any doubts still left, please let us know. I hope you have been benefited with this. And
And thank you so much for your time. So at Shiksha Nation, you keep on listening to these videos, you keep on watching these videos, some very important concepts very soon coming up, more from Dr. NK Sharma. Thank you so much.